अंकित आईएएस क्लासेज में। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि किस तरीके से यूरोपियों का आगमन हुआ था और उसके आगमन के बाद भारत में इन यूरोपियों के बीच में कैसे आपस में संघर्ष हुआ, किस तरीके से कौन कौन से युद्ध हुए थे, तो इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ तो यूरोपियों में जो जो कंपनी आई तो उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए और फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। ये सारी की सारी कंपनियां जब भारत में आई थी तो इन्होंने सबसे पहले अपने व्यापार को यहाँ पर बढ़ाने के लिए एक काम करना शुरू किया कि जितने भी यहाँ पर भारत में जो राजा थे, रजवाड़े थे, जितने भी संपत्ति वाले थे, जितने भी जमींदार थे सबसे बड़े बड़े, उनको क्या किया, जितने भी राजा सुल्तान थे यहाँ पर उन सभी को इन्होंने कुछ टैक्स अदा करके एक निश्चित क्षेत्र के लिए या कोई विशेष क्षेत्र चुना और विशेष क्षेत्र में एक निश्चित टैक्स दे करके उनसे वहां पर व्यापार का एक अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो वहां पर व्यापार करने के बाद इन्होंने जब इनकी अत्यधिक इनको लाभ मिलने लगा व्यापार करने के कारण, तो इनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि इन्होंने फिर वहां पर जो भी राज्य थे, यानी कि भारत के अंदर कुछ छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और हर राज्य में अपना अलग अलग एक शासन हुआ करता था और वहां पर छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, हर क्षेत्र का अपना राजा था। इस तरीके से अब उनके बीच में हुआ करती थी, एक दूसरे के बीच में मतभेद रहा करता था, कोई भी साथ मिलकर के नहीं रहते थे। तो यानी भारत के अंदर छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग राजा थे और उनके बीच एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष पैदा रहते थे। तो इसी का लाभ उठा करके सिम कंपनियों ने क्या किया कि उनके बीच में ईर्ष्या को बढ़ाया और उसका लाभ उठाकर अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि ऐसा था कि यहाँ पर जो छोटे छोटे राज्य थे अब उन पर किसी भी केंद्र की शक्ति का प्रभाव नहीं था। अगर कोई भी केंद्रीय शक्ति होती तो इन जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं इनको सभी को एक करके रखती, जिससे कोई भी कंपनी हमारे यहाँ पर एक दूसरे को बहला फुसलाकर लड़ाई झगड़े न करवाती। तो ऐसा ही हुआ कि इन्होंने सबसे पहले यही किया कि जो भी छोटे छोटे राज्य थे भारत में उन सबको आपस में लड़वाया और लड़वा करके अपना व्यापार वहां पर स्थापित करना शुरू कर दिया। तो ये इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। और ये हुआ कि यहाँ पर जो है 18वीं सदी के लगभग जो मुगल शक्ति थी, मुगल शक्ति भी बहुत कमजोर हो चुकी थी। 18वीं सदी तक मुगल शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और उसी के कारण इन्होंने इसका एक स्वर्णिम अवसर इनको मिला, अंग्रेजों को या किसी भी कंपनियों को। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अपने यानी कि इनको आपस में लड़वाया और आपस में लड़वा करके इस स्वर्णिम अवसर पर अपना व्यापार स्थापित कर लिया था, जिससे कि सारी की जो मुगल शक्ति थी जो अपनी स्थापना कर चुकी थी यहाँ पर पूरी तरीके से, अब वो भी कमजोर हो चुकी थी 18वीं शताब्दी में। और उसके बाद इनको मौका मिला कि भाई अब क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर अपना व्यापार पूरी तरह से कर सकते हैं। तो इन्होंने उस स्वर्णिम अवसर को नहीं जाने दिया। और जो प्रारंभ में था यूरोपीय कंपनियों में, सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी में आपकी पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और आपके फ्रांसीसी थे। लेकिन इनमें से सबसे पहले आपकी कौन सी कंपनी जा चुकी थी, सबसे पहले यहाँ से डेनिश तो सफा हो चुकी थी। वो तो 1745 तक डेनिशों ने अपनी सारी कंपनियां अंग्रेजों को बेच करके, ब्रिटिश सरकार को बेच करके वो यहाँ से चल चुके थे, वो तो यहाँ से रफा दफा हुए। लेकिन उसके बाद कौन बचे, आपकी 4 शक्तियां बची, 4 कंपनियां या 4 देश की कंपनियां बची, आपके पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। ये 4 कंपनियां यहाँ पर बची और इसी के बाद इनमें व्यापार को लेकर के राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ने जन्म लिया और उसी के कारण यहाँ पर क्या हुआ, इन चारों के बीच में चतुर्भुजी एक संघर्ष उत्पन्न हो गया। तो इन चारों के बीच यहाँ पर भारत में चतुर्भुजी संघर्ष उत्पन्न हुआ और उसी के कारण जब इन चारों के बीच में युद्ध हुआ तो इनमें परिणाम स्वरूप अंतिम रूप से अंग्रेजों को ही सफलता प्राप्त मिली और सारी की सारी कंपनियां, सारी की सारी शक्तियां पूरी तरह से हार जाती हैं और अंत में केवल अंग्रेज ही बचते हैं। और उसके बाद जब ये जीत जाते हैं तो उसके बाद पूरी तरह से इन्होंने 1857 आते आते भारत के अंदर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया और संपूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। तो यही माना जाता है कि इन्होंने कब तक, 1857 तक पूरी तरह से भारत पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों के द्वारा। सारी शक्तियों को तो इन्होंने भगा दिया,
लेकिन बची क्या, अकेले अंग्रेज सरकार बची। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर पूरी तरीके से भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और पूरी तरीके से शासन करना शुरू कर दिया था। तो ये था, हालांकि जब यहाँ पर सारी की सारी कंपनियां जा चुकी थी तो बस एक मुख्य कंपनी आपके, एक तो अंग्रेज बचे थे और यहाँ पर फ्रांसीसी भी बचे हुए थे। अब जब फ्रांसीसी और अंग्रेज बचे तो उसके बाद इन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति क्या थे कि मैं सबसे ज्यादा यहाँ पर शक्तिशाली बनूं, ये चाहता था कि मैं शक्तिशाली बनूं, और इसी के कारण इन दोनों के बीच में अब अंतिम रूप से क्या होता है, अंतिम रूप से अब पूरी तरह से संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। अब जब ये दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं तो एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू करेंगे और इसी कारण इन दोनों के बीच में फिर युद्ध होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब जब युद्ध होने प्रारंभ हो जाएंगे तो इन दोनों के बीच में जो भी युद्ध होते हैं उन्हें कर्नाटक के युद्ध कहा जाता है। तो कर्नाटक वार इन दोनों के बीच होता है, आपके फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों के बीच में होता है। तो उसी के कारण अब आगे आप पढ़ेंगे कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध हुए कर्नाटक युद्ध, वो कब कब हुए और क्यों हुए, इनका मुख्य कारण क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना घटी जिस कारण से इनको युद्ध करने पड़े। ठीक है, फ्रांसीसी और अंग्रेज इन दोनों के बीच में अब होता है पहला कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक वॉर फर्स्ट, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध होगा वो 1746 से 1748 के बीच इन दोनों के बीच युद्ध होगा। अब इस युद्ध में क्या होता है कि जो सबसे पहले इस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये सेंट टोमे नामक स्थान पर ये युद्ध शुरू हुआ था और इसी कारण से इसे सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये भी कई बार पूछा गया कि सेंट टोमे का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है, तो कर्नाटक जो युद्ध हुआ था उसे ही सेंट टोमे का युद्ध कहा गया था, क्योंकि ये जगह एक ऐसी थी, सेंट टोमे का युद्ध था कि जहां पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को पूरी तरह से अपनी आजादी के साथ लड़ने का एक मौका मिला था, तो उसे ही इसलिए सेंट टोमे का युद्ध से कहा गया था। तो ऐसा घटना जो परिस्थिति इसलिए बनी थी क्योंकि यूरोप में एक ऑस्ट्रिया नाम का एक क्षेत्र था, एक देश था आपका ऑस्ट्रिया नाम का देश। तो उस ऑस्ट्रिया के जो कुछ अधिकार थे, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों अपना अधिकार उस पर स्थापित करना चाहते थे। अब वहां पर उत्तराधिकार को स्थापित करने के लिए कि फ्रांस चाहता था कि मैं अपना उत्तराधिकारी वहां पर स्थापित करूं, ब्रिटेन चाहता था कि ऑस्ट्रिया में हमारा उत्तराधिकारी बने। तो उस उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के ही आपका ये पूरी तरह से युद्ध होता है। और क्योंकि जब यूरोप में दोनों के बीच युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध का प्रभाव भी भारत में पड़ता है, क्योंकि भारत में भी दोनों शक्ति आपस में लड़ रही थी और यूरोप में भी दोनों शक्ति आपस में लड़ रही थी। तो उसी का प्रभाव आपको कहाँ मिलेगा देखने को, इसी का प्रभाव आपको भारत में देखने को मिलता है। और इसी भारत में उन दोनों के प्रभाव के कारण यहाँ पर भी आपका वार दोनों के बीच शुरू हो जाता है, तो इसे ही कहा जाता है। और ये युद्ध कर्नाटक में होता है और इसी कारण इसे कर्नाटक का युद्ध भी कहा जाता है। और मेन मुख्यतः इसमें एक ये माना जाता है कि ये युद्ध जो मुख्य इसकी घटना बनी कहां से शुरू हुआ भारत में, भाई यूरोप में चल रहा था। जब यूरोप में चल रहा दोनों के बीच, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से वैसे लड़ने लगेंगे। तो ये हुआ कि यहाँ पर एक जो फ्रांसीसी जहाज थे वो समुद्र से गुजर रहे थे और भारतीय तट पर पहुंच रहे थे। समुद्र से गुजर करके भारतीय तट पर फ्रांसीसियों के कुछ जहाज वहां से गुजर रहे थे। तो ऐसा हुआ कि अंग्रेजों का एक अधिकारी था कैप्टन, ठीक है, अंग्रेजों का एक अधिकारी कैप्टन बर्नेट। तो कैप्टन बर्नेट के द्वारा इन फ्रांसीसियों के जहाज को अपने कब्जे में ले लिया गया, इनको लूट लिया गया। तो इसी कारण से अब क्या हुआ, जब इनको लूट लिया गया इनके जहाज को, फ्रांसीसियों के जहाज को, और इस बात का पता अब फ्रांसीसियों को चलता है कि हमारे जहाजों को अंग्रेजों के द्वारा लूट लिया गया है और इन पर कब्जा कर लिया गया है। और इससे क्या हो जाते हैं, फ्रांसीसी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगा। तो इसी कारण से अब वे क्या करते हैं, फ्रांसीसियों के द्वारा जो अपना एक गवर्नर डुप्ले को बना करके भेजा जाता है। फ्रांसीसियों के द्वारा अपने गवर्नर डुप्ले को बना करके भेजा जाएगा। अब डुप्ले क्या करता है, अपनी एक कूटनीति के द्वारा, क्योंकि डुप्ले जो था बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, तो उसने अपनी कूटनीति रची और कूटनीति के द्वारा उसने क्या किया कि जो मॉरिशस का एक गवर्नर था आपका ला बोर्दोनो, मॉरिशस का एक गवर्नर ला बोर्दोनो था, अब उस गवर्नर को अपने साथ मिलाया, उसकी सेना को मिलाया कि भाई आकर के अब हम क्या करते हैं, दोनों मिलकर के इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। ठीक है, कि इन्होंने हमारे जहाज को लूटा है, हमारे साथ ऐसा किया। तो उस बात से क्या करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर के अब दोनों एक साथ मिलकर के युद्ध शुरू कर देते हैं। अब जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो दोनों अब सबसे पहले मद्रास पर अपना
अधिकार करेंगे, मद्रास पर युद्ध करते हैं और मद्रास को पूरी तरह से जीत लेंगे। तो सबसे पहले अब इन दोनों के द्वारा मद्रास को जीत लिया जाता है। जब मद्रास को ये अंग्रेजों से जीत लेंगे, अब उसके बाद अंग्रेजों को लगता है कि यार ये तो हमारे मद्रास पर पूरी तरह से घेरा डाल चुके हैं, कब्जा कर चुके हैं, अब इनसे बचने के लिए क्या करना होगा। अब उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया कि जो आपका हैदर यानी कि आपके जो वाधर के जो नवाब थे कर्नाटक के, तो उन नवाब अनवरुद्दीन नाम के थे, अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था, उससे कहते हैं कि भाई आप हमारी मदद करो, क्योंकि फ्रांसीसी क्या कर रहे हैं, हम पर इस तरह से हमला कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो आप हमारी मदद करो। अब इसी के लिए अब वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था, वो क्या करता है, अब फ्रांसीसियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा। डुप्ले और मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्डोनो दोनों एक साथ आ जाते हैं और अनवरुद्दीन की सेना एक तरफ आ जाती है। अब जो ये युद्ध होता है कर्नाटक युद्ध, ये एक तो फ्रांसीसियों की सेना के बीच होता है, फ्रांसीसियों और कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन, इन दोनों के बीच में यह युद्ध पूरी तरह से संपन्न होता है। लेकिन इस युद्ध में जो अनवरुद्दीन होता है वो बुरी तरह से हार जाता है और उसके बाद यानी कि फ्रांसीसी पूरी तरह से इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन फ्रांसीसियों ने किसको हराया, अनवरुद्दीन को। लेकिन अंग्रेज उससे बचे हुए थे, अंग्रेजों ने अपनी तरफ से किसको भेजा था, अनवरुद्दीन को। तो फ्रांसीसी किसके साथ, ठीक है, युद्ध करते हैं, अनवरुद्दीन के साथ युद्ध करेंगे और उसको हरा देंगे पूरी तरह से और वो सफाया कर देंगे उसका। अब होता क्या है कि ये फिर जो ये युद्ध समाप्त होगा आपका 1748 में। अब अगर कर्नाटक का फर्स्ट वर्ल्ड जो वार था ये कब समाप्त होता है, 1748 में, और उस समय समाप्त होगा जब यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के वहां पर युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो उसी के युद्ध के समाप्त होने के साथ साथ ही भारत में भी ये कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में समाप्त हो जाता है। और एक संधि होती है 1748 में जिसे एक्स ला सैपेल की संधि कहा जाता है। एक्स ला सैपेल की संधि के साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है और यह माना जाता है कि इस युद्ध में इन दोनों ने अपने जो क्षेत्र इनके जीते हुए थे वो क्षेत्र वापस कर दिए गए थे और इस युद्ध में किसी को भी विजय प्राप्त नहीं हुई थी और यह युद्ध दोनों के बीच बराबरी का माना जाता था कि दोनों दल इसमें बराबर में रहे थे। जो क्षेत्र इन्होंने एक दूसरे के जीते थे उन क्षेत्रों को वापस कर दिया गया था और एक्स ला सापेल की संधि में ऐसा ही हुआ था कि फ्रांसीसियों ने जो मद्रास इनसे जीता था उस मद्रास को ये वापस उनको दे देते हैं। जब इनको वापस दे देंगे तो इस तरीके से हो गया। जो भी इनको क्या मिला, अमेरिका में इनके कुछ क्षेत्र थे फ्रांसीसियों के, वो अंग्रेजों के कब्जे में थे, तो अमेरिका में फ्रांसीसियों के कुछ जो क्षेत्र थे वो अंग्रेजों के द्वारा उनको वहां पर वापस कर दिए जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने मद्रास को वापस कर दिया और अमेरिका में फ्रांसीसियों के क्षेत्रों को अंग्रेजों ने वापस कर दिया। तो इस तरीके से यह जो युद्ध माना जाता है अनिर्णायक माना जाता है। इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हो पाती। इस युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेजों में से किसी को भी कोई लाभ नहीं मिला। जब इन दोनों को कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन होता ऐसा है कि इनको तो कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन ऐसा हुआ कि जो यहाँ पर जितने भी सेना थी, विदेशी सेना, अब इनको ये एहसास हो गया कि भारत में जो भी बड़ी बड़ी सेना वाले जो राजा हैं, अगर हम चाहें तो जो विदेशी प्रशिक्षण है, विदेशी जो सुव्यवस्था है, इसके आधार पर इन बड़ी बड़ी सेनाओं को छोटी सी अंग्रेजी सेना या कोई भी फ्रांसीसी सेना पूरी तरह से हरा सकती है। तो इस युद्ध का एक जो परिणाम निकलता है, यही परिणाम निकला था कि इस युद्ध में सीख मिलती है उनको, अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को। उनको यह एहसास हो गया कि अगर हम चाहें तो चाह करके यहाँ पर इतनी जो मुगलों की या इनकी बहुत बड़ी बड़ी सेना है, इनको हम छोटी सी विदेशी सेना के द्वारा ही हरा सकते हैं। तो इस तरीके का इनको यहाँ पर एहसास हुआ और ये सारी की सारी जो पोल खुली ये इस कर्नाटक वॉर के द्वारा खुली, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, यहाँ के राजाओं को ही इस्तेमाल किया और इनको भड़काया आपस में और इनको लड़ाया। तो इसके कारण इनको यह एहसास हो गया। यह निर्णय निकला कि भारत के जो नरेश है उनकी कमजोरियों का पता चल चुका था। तो यहाँ पर विदेशियों को भारत के जो भी फ्रांसीसी सत्ता का जो प्रभाव था या प्रभुत्व है, फ्रांसीसी सत्ता का प्रभुत्व जो है पूरे दक्षिण भारत में पूरी तरह से फैल चुका था। अब ऐसे होने लगा
कि सारे के सारे यदि किसी को भी भारतीयों को किसी तरह की कोई परेशानी होती थी तो वो अपनी परेशानी का समाधान कराने के लिए किनके पास पहुंचता था? फ्रांसिसियो के पास। तो इतनी ज्यादा फ्रांसिसियो की सत्ता प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, वो इतने शक्तिशाली माने जाने लगे थे कि अगर कोई भी भारतीय राजा है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कोई समाधान कराना है, तो वो समाधान के लिए केवल फ्रांसिसियो के पास ही जाते थे। तो इससे ये हुआ कि अब फ्रांसिसियो की जड़ें यहाँ पर पूरी तरह से फैल चुकी थी और भारतीयों को अपनी समस्या का समाधान करने के लिए भी एक शक्ति मिल चुकी थी। लेकिन इससे ये होता है कि भारतीय अपनी शक्ति को कमजोर समझने लगे थे।